इमरान सीरीज नावल तीन संकी पार्ट 1। वो खला में घूरती रही। ऐसा मालूम होता था जैसे खुली आंखों से कोई ख्वाब देख रही हो। एक फील्ड वर्कर जोर से खकारा था, लेकिन लीजा उसकी तरफ मतवज्जो भी नहीं हुई। अमरान अपने साथियों को खामोश रहने का इशारा किया था। निकोलस और जेरी की नजरें बार बार मिलती। वो कभी इमरान की तरफ देखने लगते और कभी लीजा की तरफ। लिजा का जहन खुद इसकी गिरफ्त से इस हद तक निकल गया था कि अपने किसी ख्याल का रुख बाला इरादा किसी दूसरी तरफ नहीं मोड़ सकती थी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बहालत बेदारी ख्वाब देख रही हो। ये ख्वाब इसके माजी से मुतल्लक था। इसने देखा था जैसे एक नन्ही सी बच्ची के रूप में कांधे पर बिस्तर टकाए स्कूल की तरफ चली जा रही है। साथ भी सोचती जा रही है, आज तो लंच में हरबन मिलेंगे और कीमे की टकिया पर नींबू निचोड़े बगैर हमगर नहीं खाएगी। फिर ने देखा, मकान के सामने वाले मैदान में दौड़ लगा दी थी और उसके साथ इसकी उम्र की कई और लड़कियां भी हैं। ये क्या कि इसने अपने बाप की लाश देखी, मड़ी तड़ी और नाकाबिल शनाख्त लाश। एक तेज रफ्तार ट्रक उसे कुचलता हुआ गुजर गया। अपनी माँ की चीखें सुन रही थी। उसकी माँ का एक दोस्त इसकी कफालत कर रहा था, लेकिन लिजा पसंद न करने के बावजूद इस पर मजबूर थी। वो अपना मुस्तकबल बनाना चाहती थी। अब वो खुद एक बहुत बड़े अस्पताल में देख रही। लिजा दफ्तर किसी ने ऊंची आवाज में से मुखातब किया। वो चौंक पड़ी। ख्वाबों का सिलसिला टूट गया। चारों तरफ चारों काले जानवर खड़े नजर आए। अलाव की सुर्ख माइल रोशनी में बड़े डरावने लग रहे थे। लिजा सामने वाले जानवर ने से फिर आवाज दी। मैं सुन रही हूँ, वो मुर्दा सी आवाज में बोली। हेडक्वार्टर से आने वाले पैगामात को किस तरह डिकोड करती हो? जानवर ने सवाल किया। अल्फा की जगह बेटा, बेटा की जगह अल्फा, गामा की जगह डेल्टा, डेटा की जगह गामा। बस बस, जानवर हाथ उठाकर बोला। समझ गया सरकीज। वह खाली वाली आंखों से इसकी तरफ देखती रही। जानवर ने आगे बढ़कर इसके हाथ पैर खोल दिए और उसे उठने को कहा। इसने चुपचाप तामील की थी। इसकी तो शख्सियत ही बदल कर रह गई है। निकोलस ने आहिस्ता से जेरी के कान में कहा। जेरी सर हिलाकर पर तशवीश नजरों से लीजा की तरफ देखता रहा। मेरे साथ आओ। जानवर ने लीजा का हाथ पकड़कर गार के दहाने की तरफ बढ़ते हुए कहा और इसके साथ इस तरफ चली जा रही थी जैसे दोनों साल साल से एक दूसरे से शनासा हों। वो इसे बाहर लाया और एक जगह रुक गया। यहाँ इतना अंधेरा था कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते थे। क्या तुम इन्हें दोबारा आदमी बना सकोगी? जानवर ने पूछा। नहीं, मैं सिर्फ जानवर बना सकती हूँ। क्या वो दोबारा आदमी बन सकेंगे? मेरा ख्याल है कि बन सकेंगे। कहाँ बन सकेंगे, कैसे बन सकेंगे, ये मैं नहीं जानती। फिर किस बिना पर कह सकती हो ये दोबारा आदमी बन सकेंगे? उसने मेरे बेटे को जानवर बना दिया, फिर आदमी बनाया, फिर जानवर बनाया, लिजा ने कहा और अचानक फूट फूट कर रोने लगी। अरे अरे, जानवर ने बौखलाए अंदाज में कहा। वो जल्दी खामोश हो गई थी। तो तुम इनके लिए काम करती हो, फिर तुम्हारे बेटे को कैसे जानवर बना दिया गया है? इमरान ने पूछा। यही करके इन्होंने मुझे अपने काम करने पर मजबूर किया। मर्द बड़े जालिम होते हैं, दलील कहीं की। तो ना तुम्हारा बेटा भी तो मर्द है। वो मेरा बेटा है। जरा देर को चुप हुई, फिर रो पड़ी। अमरान खामोश खड़ा अंधेरे में घूरता रहा। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर सुकून होती जा रही थी। अगर इन्होंने तुम्हारे बेटे को जानवर बना दिया है, तुमने कानून की मदद क्यों नहीं हासिल की इनके खिलाफ? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मुझसे खड़ा नहीं रहा जा सकता। लेट कर बात कर सकूंगी। तुम पादरी थे, तुम किस कदर रहम दिल तो होना ही चाहिए तुम्हें। अच्छी बात है, चलो। अब कहाँ चलूं? मुझ में चलने की सिकत भी नहीं। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा जहां तुमने हेलीकॉप्टर लैंड किया था, इमरान ने कहा और झुककर इसे कंधे पर उठा लिया। बस तुम इसी तरह खामोश मेरे कंधे पर पड़ी रहोगी, मेरा गला घोटने की कोशिश नहीं करोगी। इमरान ने कहा। बहुत अच्छा, लीजा बोली। रास्ते में कई जगह से टार्च रोशन करनी पड़ी थी। फिर वो हेलीकॉप्टर के करीब जा पहुंचे थे। अंदर ही बैठकर गुफ्तगू करेंगे, अमरान ने कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलीकॉप्टर के अंदर वो अपने पैरों से चलकर दाखिल हुई थी। थोड़ी देर बाद इमरान ने इसके जहन को मौजूद गुफ्तगू की तरफ मोड़ने की कोशिश की। क्या बताऊं, कहाँ तक बताऊं? तुम इन लोगों के हाथ कैसे लगी थी? मेरा शौहर इनके लिए काम करता था। मैं यही समझती थी वो प्राइवेट अस्पताल में है। डॉक्टर बर्नार्ड इसका इंचार्ज था। मेरा शौहर भी डॉक्टर था और क्या उसकी मतहती में काम करता था। मैंने उसे मार डाला। शौहर को? अमरान चूक कर बोला। हाँ, इसने मुझसे बेवफाई की थी। एक नर्स से उलझ गया था। मैं अपनी माँ की तरह बुज़दिल नहीं थी कि खुदकुशी कर लेती। हाँ, तो क्या तुम्हारी माँ ने खुदकुशी की थी? हाँ हाँ, वो किसी नन्ही बच्ची के से अंदाज में झंझला कर बोली। शायद ये इमरान के दिए हुए इंजेक्शन का असर था कि वह न सिर्फ इसके हकामात की तामील कर रही थी, बल्कि खुद इसकी शख्सियत पर चढ़े हुए सारे खिलाफ भी उतर गए थे।
मैं बहुत छोटी थी जब एक हादसे का शिकार होकर मर गया था। मेरी माँ के एक दोस्त ने बड़ा सहारा दिया। बहुत मालदार आदमी था, मेरे तालीम के अखराजात उठाए। मेरी माँ भी एक मेडिकल स्टोर में मुलाजमत करके थोड़ा बहुत कमा लेती थी, लेकिन इतना नहीं होता कि आसाइश की ज़िंदगी बसर कर देती। मैं तिब की तालीम हासिल करना चाहती थी। बहरहाल माँ ने इस दोस्त से अपनी शफ़क़तों के जाल में मुझे जकड़ लिया। माँ को इल्म हुआ तो इसने खुदकुशी कर ली। इसका दोस्त डर के मारे मुझे छोड़ भागा। मैं बड़ी दुश्वारी में पड़ गई थी। नादानी और न तजर्बाकारी का समर मिलने वाला था कि एक डॉक्टर ने मुश्किल आसान कर दी, और वो मुझसे इतना मुतासर हुआ था कि बात शादी तक जा पहुंची। लिज़ा खामोश होकर कुछ सोचने लगी। फिर तुमने उसे मार डाला, वो चूक कर अमरान ने कहा। क्यों ना मार डालती, वो चूक कर बोली। मैंने उसे फरिश्ता समझती थी, इस पर ईमान ले आई थी। फिर इस वक्त अपनी उम्र की इन मंजरों से निकल आई थी जब नाकामी बड़ी रोमांटिक लगती है, दुखों में भी लज्जत मिलती है। वो हकीकत पसंदी की उम्र थी। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। तुम्हें समझना ही चाहिए पादरी, क्योंकि तुम बंदों तक खुदा का पैगाम पहुंचाते हो। मैं इस किस्म का पादरी नहीं हूँ। सभी एक जैसे होते हैं, सभी मर्द हैं, बास्टर्ड्स। क्या तुमने इसे मार डाला? हाँ, ठीक उसी वक्त वहाँ डॉक्टर बर्नार्ड भी पहुंच गया था, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले कर देने के बजाय इसने मेरे शोहर की मौत को एक इत्तफाकी हादसा बना दिया। खुदा गलत करे इसे। काश मैंने खुद कानून के हमाफजों तक पहुंचकर अपने इस जुर्म का एतराफ़ कर लिया होता, और शायद इसने तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तुम ठीक समझे। इसी के हवाले से उसने मुझे अपने गैर इंसानी कामों में शरीक करना चाहा। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा बेखुशी पुलिस को आगाह कर दे, मैं अपने जुर्म से इनकार नहीं करूंगी। दरअसल मैंने अपने शौहर को फौरी इश्तहाल के तहत कत्ल किया था। बाद में पछताई थी। इस हद तक अपने लिए सजाए मौत को जायज़ समझने लगी थी। तब एक दिन उसने मेरे बच्चे को जानवर बना दिया। तुम बताओ फिर मैं क्या करती? ऐसी सूरत में जब ये यकीन आ गया था कि डॉक्टर बर्नार्ड ही का शिकार हुआ है, किसी अनोखी बीमारी ने उस पर हमला नहीं किया, ये साबित करने के लिए डॉक्टर उसे एक बार फिर आदमी की शक्ल में लाया था, दोबारा जानवर बना दिया। अब वो कहता है कि मुआयना मुद्दत के बाद वो फिर आदमी बना देगा। यह मुआयना मुद्दत इतनी ही है जितने दिनों मुझे डॉक्टर बर्नार्ड के लिए यहाँ काम करना है। यहाँ शिकराल में इस हरकत का मकसद क्या है मैं नहीं जानती। मुझसे जो कहा गया कर रही हूँ। शिकराली ज़ुबान तुमने किससे सीखी? मुझे ऐसी कई ज़ुबानें सिखाई गई हैं, मसलन अफ्रीका की कई कबायली ज़ुबानें। इसके बावजूद भी तुम नहीं जानती हेड क्वार्टर कहाँ है? नहीं, मैं नहीं जानती। डॉक्टर बर्नार्ड का अस्पताल कहाँ है? यूनान के शहर एथेंस में। क्या वो यूनानी है? नहीं, जर्मन। हेलीकॉप्टर रसद कहाँ से लाता है ये भी मुझे मालूम नहीं। तुम बराह रास्त यूनान से आई हो? नहीं, 2 साल तुर्की में रही हूँ। अद्वियात के तहकीकाती अदारे से मंसलक थी। इसका दफ्तर किस शहर में है? इस्तांबुल। पहाड़ की इमारत का सारा अमला वहीं के तोत से आया है? हाँ, वो लोग पहले ही वहाँ पहुँचे थे, कुछ दिन वहाँ क्याम किया, फिर इधर मुंतकिल कर दिए गए। इन जानवरों के बारे में क्या हकामात हैं? इन सबों को हेडक्वार्टर तक पहुँचाया जाएगा। किस तरह? यह अभी तक नहीं मालूम हो सका। वो हेलीकॉप्टर जो रसद लाता है, इसमें कितनी गुंजाइश मौजूद होती है? 5 आदमी से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। क्या वो लंबी प्रवासों में इस्तेमाल होता है? नहीं, इस किस्म का भी नहीं है। तो इसका मतलब है वो जहाँ पर से रसद उठाता है, दोबारा ज़्यादा दूर की जगह नहीं मालूम होती। खुदा जाने, अब बस करो, मुझे नींद आ रही है। ज़रा देर और जागती रहो, फिर मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। अब मुझे इस हेलीकॉप्टर के बारे में बताओ, क्योंकि ये मामूली साख्त का नहीं है। निकोलस ने वहाँ किसी हेलीकॉप्टर की मौजूदगी का जिक्र नहीं किया था। मेरे अलावा और किसी को इल्म नहीं है। मुझे इसके इस्तेमाल का तरीका बताओ। लीज़ा ने इसके हुक्म की तामील की थी, इसे इसके इस्तेमाल का तरीका भी समझाने लगी थी। हैरत अंगेज। अमरान सब कुछ सुन लेने के बाद बोला, तो गोया अगर हम यहाँ से प्रवास करें तो इस इमारत की छत पर उतरना पड़ेगा। हाँ, वही उतारना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं जानती इसे दोबारा किस तरह लॉन्चिंग पैड पर ले जाया जा सकेगा। तुम इसकी परवाह मत करो, मुझे सो जाने दो। इससे पहले नहीं तो मुझे इमारत के अंदर पहुंचने के रास्ते से भी आगाह कर दो। वो इसे बताने लगी किस तरह हेलीकॉप्टर को लैंड कर देने के बाद लिफ्ट के जरिए नीचे पहुंच जा सकेगा। इसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेने के बाद अमरान ने इस रास्ते से मतहल्लक इस्तफसार किया था जो इसकी दरियाफत थी, लेकिन पूरी तरह बताने से पहले ही गहरी नींद में सो गई। हो सकता है गशी किसी कैफियत हो, क्योंकि जब इमरान ने इसे उठाकर कांधे पर डाला था तो उसकी आंखें नहीं खुली थी। कई घंटे गुजर गए, लेकिन लिज़ा की वापसी अभी तक नहीं हुई थी। सरीना ने इसकी हदायत के मुताबिक बेख्वाबी की दवा खाई थी। लिफ्ट के दरवाजे के करीब आराम डालकर बैठ गई थी। जिसने भी इस तरह बैठे देखा, हैरत जाहिर करने के साथ इसके मुतल्लक इस्तफसार किया। मादाम का हुक्म। सरीना का जवाब होता, किसी का इंतज़ार कर रही हूँ।
रात गुजरी, सुबह होगी, वो जूं की तूं बैठी रही, लेकिन बेख्वाबी की दुआ ने उस जहन को इस काबिल नहीं छोड़ा कि इतनी देर हो जाने पर तशवीश ही जाहिर कर सकती। बस बैठी हुई थी किसी ऐसी मशीन की तरह जो बला इरादा हरकत करती हो, और बस। न एहसास में सराहत थी, न जहन किसी अलजावे को कबूल करने पर तैयार था। 8 बजे के करीब रेडियो ऑपरेटर रॉबिन इधर आ निकला। अरे तुम अभी भी यहाँ बैठी हो? इसने हैरत से कहा। हाँ, उसने लातल्की से जवाब दिया और दूसरी तरफ देखने लगी थी। क्या वो अभी तक नहीं आया जिसका इंतजार था? नहीं। सरीना ने स्विच बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा। ठीक इसी वक्त मतलूबा रोशनी नजर आई। वो उठकर स्विच बोर्ड की तरफ झपटी थी। पुश स्विच पर उंगली रखे खड़ी रही। खता के लिफ्ट का दरवाजा खुला और दोनों ही बौखला कर पीछे हट गए, क्योंकि लिजा के साथ एक अजीबल खल्क अजनबी नजर आया। खौफनाक आंखों के नीचे फूली हुई बदवाजिया सी नाक थी। मूछें निचले होंठ की तह तक साइबान की तरह छाई हुई थी। और लीजा को सहारा देते हुए लिफ्ट से बाहर आया। रोबन और सरीना दम बखूद खड़े रहे। ये मिस्टर नोबल डंप हैं, हेडक्वार्टर से आए हैं। लीजा ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कमजोर आवाज में कहा। ये सरीना है, मेरी असिस्टेंट, और ये रोबन है, रेडियो ऑफिसर। हाउ आर यू? जंप गर्राया। दोनों ने कुछ बड़बड़ाकर सरों को जनबश दी। लीजा अजनबी के साथ आगे बढ़ दी। दोनों आहिस्ता आहिस्ता इनके पीछे चले गए। खौफनाक, सरीना धीरे से बोली, लेकिन तुमने कहा था मदाम अपनी ख्वाबगाह में है। मुझे वहां ठहरने का हुक्म देकर अपनी ख्वाबगाह में गई थी। इतनी पुरसरार सूरत आज तक मेरी नजर से नहीं गुजरी। पता नहीं बेचारे फील्ड वर्कर्स क्या होंगे, खुदा ही जाने। दूसरी तरफ लीजा अजनबी को सीधी अपनी ख्वाबगाह में लेती चली गई थी। मैं बड़ी थकन महसूस कर रही हूँ मिस्टर डाम। वो बड़ाई सिर्फ डाम तकल्फात से मुझे नफरत है। तुम सिर्फ उर्दू कहूंगा। लीजा आगे बढ़कर बिस्तर पर ढेर होती बोली। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसलिए मेरा लेटना भी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। हरगिज नहीं, तुम आराम करो, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। उसने सामने वाली कुर्सी की तरफ रुख किया। लीजा उसे अजीब नजरों से देखी जा रही थी। जब वो बैठ जाने के बाद इसकी तरफ मतवज्जो हुआ तो बोली, मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रही हूँ। गैर मामूली हालात में एहसास भी मामूलात से मुख्तलफ होते हैं। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, यही मेरी तरफ से भी समझ लो। हेडक्वार्टर को मेरी नाकामी का इल्म क्यों कर हुआ? हेडक्वार्टर को इसके अलावा और कुछ नहीं मालूम कि यहाँ रॉकेट प्लेन इस्तेमाल किया गया है। मैं नहीं जानती, इसे ऑपरेट करने से हेडक्वार्टर में इतला हो जाएगी। सभी हर रात से वाकिफ नहीं है। मैं तुम्हारी कहानी का मुंतजिर हूँ। गौर दो, आखिर रॉकेट प्लेन को इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पेश आई? पहले तुम बताओ, तुम मुझ तक किससे पहुंचे? लिजा ने पूछा। सीधी सी बात है, मैं हेलीकॉप्टर से आया था। रॉकेट अपनी जगह पर ना दिखाई दिया, लिहाजा हम जंगल पर परवाज शुरू की। सर्च लाइट के जरिए तलाश जारी रखी। भला आखिर रॉकेट प्लेन दिखाई दिया। वो अपने हेलीकॉप्टर को इसी जगह लैंड कराने के बाद नीचे उतरा तो रॉकेट प्लेन पर बड़ी बेखबर सो रही थी। क्या कोई जानवर भी था वहां? लिजा ने सवाल किया। नहीं, दूर दूर तक सन्नाटा था। लेकिन बेदार होने पर तुम्हारा हेलीकॉप्टर वहां मैंने नहीं देखा। मैंने उसे वापस भिजवा दिया था। रॉकेट रॉकेट प्लेन तो था ही, मैं इसे ऑपरेट करने के तरीके से भी वाकिफ हूँ। लिजा थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही, फिर इसने अपनी कहानी शुरू कर दी। इतना एहसास तो बहरहाल बाकी ही था कि अगर इसने निकोलस और जेरी वाला टुकड़ा भी दस्तान में शामिल कर दिया तो उसके मतलब सच्ची बात भी उगल देनी पड़ेगी। ये किसी तरह भी मुनासिब ना होगा। इसके खामोश होने पर डंप ने फौरन कुछ नहीं कहा, अलबत्ता इसकी आंखों में हैरत जाहिर हो रही थी। कुछ देर बाद वो लीजा को बखूर देखता हुआ बोला, हो सकता है इन शक्रारियों में कोई इंग्लिश भी बोल सकता हो, लेकिन इनके दरमियान किसी ईसाई मबलग की मौजूदगी नामुमकिनात में से है। मैं नहीं समझी। वो अपने मजहबी असूलों पर कारबंद नहीं है, लेकिन मजहब के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा दूसरे मजहब के मुबालगिन इनसे दूर ही रहते हैं। लेकिन वो तो कह रहा होगा, लेकिन इसके कौल पर यकीन नहीं कर सकता। इसी ने मुझे इस हाल पर पहुंचाया है, तो फिर अब तुम क्या करोगी? मैं जिम्मेदारी दस्तबरदार होना चाहती हूँ। मैं इसलिए नहीं भेजा गया कि तुम्हें सब कतोश कर दूँ। अब मुझ में सख्त नहीं रही। इस मसले के हल के लिए हेडक्वार्टर से रजू करना पड़ेगा। डंप ने परतशवीश लहजे में कहा। और जानवर जो इंग्लिश बोलता है बेहद चिल्लाक मालूम होता है। कुछ भी हो, कोई मजहबी मुबल्लग नहीं हो सकता। फिर कौन हो सकता है? किसी तरक्की याफ्ता मुल्क का जासूस भी हो सकता है। तो फिर अब क्या करना चाहिए? तुम्हारे सोचने की बात नहीं है, डंप ने नरम लहजे में कहा। खैर, कुछ देर आराम कर लो, मैं टेली प्रिंटर पर हेडक्वार्टर से राब्ता कायम करूंगा। अच्छी बात है, वो मजमल सी आवाज में बोली। फिर इसने इंटरकॉम पर किसी लोलिता को आवाज दी थी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। लोलिता,
लीजा डंप की तरफ देखकर बोली, ये मेरी दूसरी असिस्टेंट है, ये मिस्टर नोबल डंप है हेडक्वार्टर से। हाउ आर यू? लड़की ने कहा। डंप सर को जनबश देकर उठ गया। लोलिता, मिस्टर डंप को ऑपरेशन रूम में ले जाओ। ओके मैडम, कहकर इसने सहमी हुई नजरों से डंप की तरफ देखा और कमरे से निकलकर एक तरफ खड़ी हो गई। बाएं जानब जनाब, वो कपकपाती आवाज में बड़े अदब से बोली थी, तुम मुझसे अपनी मादरी ज़बान में गुफ्तगू कर सकती हो। डंप ने फ्रांसीसी में कहा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। वो उसे ऑपरेशन रूम में ले आई। यहाँ पहले रोबन मौजूद था। डंप को देखकर खड़ा हो गया। बैठो बैठो, क्या तुम मुझे जंगल के मनाजर नहीं दिखाओगे? 3 पॉइंट्स बिल्कुल तबाह हो चुके हैं जनाब। क्या मतलब? इन लोगों ने कैमरे तलाश करके इन्हें तोड़ फोड़ दिया है। ओहो, तो क्या वो इतने ही होशमंद है? मेरा भी यही ख्याल है। इन लोगों के बारे में हेडक्वार्टर से अंदाजे की गलती हुई है, लेकिन मुझे 2 बागियों के बारे में बताया गया है जो इस इमारत से निकल कर इनसे जा मिले हैं। रॉबिन कुछ न बोला, लेकिन इसकी आंखों से नागवारी मतरश हो रही थी। डांप ने लोलिता की तरफ देखा, वो भी कुछ कहना चाहती थी। क्या बात है? डांप ने फ्रांसीसी में सवाल किया। क्या यह मुमकिन है कोई मर्जी से निकल सके इस इमारत से? इसका मुझे इल्म नहीं, डांप ने बोला। मदाम के अलावा और कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता, इसलिए इसका सवाल कब पैदा होता है कोई यहाँ से निकल कर इन लोगों में जा मिले। अगर बात है तो सोचना पड़ेगा। मदाम सख्त गिर हैं और यहाँ कोई उनसे खुश नहीं। जिन्हें खुश रखती हैं सिर्फ वही इन जानवरों में जहाँ फंसे हैं। सख्त गिरी बगावत की तरफ ले जाती है, डांप आहिस्ता से बोला। लेकिन हम सिर्फ एहतजाज करते रहे, बगावत का सवाल नहीं पैदा होता जनाब। हम बरल हेडक्वार्टर के पाबंद हैं। एहतजाज किस बात पर करते रहे हो? 2 सफ़ेद फार्म लड़कियों को भी जानवर बना दिया गया। ओहो, हमाकत की बात है, डांप हाथ हिलाकर बोला। दोबारा अपनी असली हालत पर आ जाएंगी। लोलिता कुछ ना बोली। तो बकाया पॉइंट्स दिखाना शुरू कर दूं जनाब? रॉबिन ने पूछा। ज़रूर ज़रूर। इसके यकी बाद दीगर स्क्रीन पर मुख्तलिफ जगहों के मनाजर दिखाए, लेकिन सारी जगह बिल्कुल वीरान साबित हुई। बस ठीक है, डांप हाथ उठाकर बोला, बंद कर दो। फिर वो टेलीप्रिंटर की तरफ मुतवज्जो हो गया। कागज़ पेंसिल उठाकर इसी कोड में एक पैगाम तरतीब देने लगा जो लेज़ा इस्तेमाल करती थी। लोलिता और रॉबिन खामोश खड़े रहे, वो इसे टेलीप्रिंटर इस्तेमाल करते देख रहे थे। डांप कोड्स में प्रिंट करता रहा। 13 जानवर जंगल में मौजूद हैं, लेकिन अब लड़कियां खतरे में। हदायत का इंतजार है। हदशा है देर हो जाने पर शायद हमें लड़कियों की लाशें मिलें। ML गोर्दो, जो आपके इंतजार में से वहीं बैठना पड़ा। तुम दोनों खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, डंप ने इनसे कहा और उसका शुक्रिया अदा करके बैठ गए। ठीक इसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। लोलिता ने उठकर दरवाज़ा खोला। 5 आदमी बाहर खड़े थे। इनमें से एक बोला, हम इससे मिलना चाहते हैं जो हेडक्वार्टर से आया है। लोलिता ने मुड़कर डांप की तरफ देखा। आने दो, उसने कहा। वो अंदर आए और गुमसुम खड़े से देखते रहे। अंदाज ऐसा ही था जैसे इसे देखकर सारा जोश ठंडा पड़ गया हो। क्या कहना चाहते हो? दफ्तन, डांप कर रहा। हमने पहले कभी आपको नहीं देखा। एक बोला, यही कहने के लिए आए हो? नहीं, बात दरअसल ये है कि हम यहाँ जड़ी बूटियों की तलाश के लिए भेजे गए थे। अच्छा तो फिर? लेकिन हमसे कुछ और काम लिया जा रहा है। क्या तुम सिर्फ जड़ी बूटियों के लिए तलाश के लिए पैदा हुए हो? यह मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? यहाँ एक गैर इंसानी हरकत हो रही है। क्या तुम्हारे साथ? नहीं, लेकिन जाओ। वो हाथ उठाकर कर रहा, अपने काम से काम रखो। लेकिन वो जूं के तूं खड़े रहे। अलबत्ता कोई बोला नहीं था। जो कुछ सोच रहे वो तुम्हारी सोचने की बातें नहीं है, ना तुम्हारी समझ में आ सकती हैं। अक्लमंद वही हैं जो अपने सिर्फ काम से काम रखते हैं। हम कब तक यहाँ कैद रहेंगे? जब तक ऊपर वाले चाहेंगे। आपकी क्या हैसियत है? इंस्पेक्टर समझ लो, लेकिन मैं अपने अख्तियार से तुम्हारी हैसियतों में तब्दीली नहीं कर सकता, इसलिए वापस जाओ। यहाँ की इंचार्ज मादाम गोरदू हैं, वही तुम्हारी बातों का जवाब दे सकेंगी। किसी और को इंचार्ज बनाया जाए, हम इसे पसंद नहीं करते। तुम्हारी तजवीज़ हेडक्वार्टर तक पहुँचा दी जाएगी। बस अब जाओ। वह तोहन कराह मुड़े थे, बाहर निकल गए। बहुत बददिली फैली हुई है मौसियो, लोलिता आहिस्ता से बोली। क्या लेज़ा इतनी गैर मकबूल है? लोलिता कुछ ना बोली। रॉबिन खामोश रहा। मैं यहाँ की फ़ज़ा में खासी कशीदगी महसूस कर रहा हूँ। मैं पहले ही गर्ज कर चुकी हूँ, लोग खुश नहीं हैं, लोलिता ने आहिस्ता से कहा था। टेलीप्रिंटर पर जवाब आने लगा। वो इसकी तरफ मतवज्जो हो गया। जवाब आया था, पहले ही तुम्हें हदायत दी जा चुकी है, लड़कियों को वहाँ से बुलवा लो। इनकी वापसी का इंतज़ाम करके तुम्हें मतला किया जाएगा। डंप ने सर को जनबश दिए, फिर वहाँ से उठ गया, लेकिन इससे कबल पैगाम को ज़या कर देना नहीं भूला था। लोलिता को अपने साथ आने का इशारा किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ममुजाइल, मैं तुमसे अलहदगी में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर मोस्टियो, में मेरे कमरे में चलिए। गुर्दो फ्रांसीसी बोलती है या नहीं? नहीं मोस्टियो, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती कि जानती भी है या नहीं।
खैर खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बहरहाल हेडक्वार्टर को हालात से मतला करना है। कहने का मतलब यही था, इस इमारत में किसी भी किस्म की गुफ्तगू हो, गुर्दू कहीं ना कहीं से सुन लेती है। ललिता ने कहा, तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं बाख्तियार आदमी हूँ, मुझे यकीन है जनाब। वो इसे अपने कमरे में लाई थी, बड़े अदब से कुर्सी पेश करती हुई बोली थी, आप अहल ज़बान की तरह फ्रांसीसी बोल सकते हैं मोसियो, हालांकि मैं नस्लन रेड इंडियन हूँ। बड़ी अजीब बात है मोसियो, आपको देखकर डर मालूम होता है, लेकिन जब से आप नरमी से गुफ्तगू करते हैं तो तुमानियत का एहसास होता है। मेरी यही सबसे बड़ी मुसीबत है। वो ठंडी सांस लेकर बोला, लोग मुझसे डरते हैं, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, किसी के अंदर झांकने का सलीका बहुत कम लोगों में रखते हैं। तुम बहुत ज़हीन मालूम होती हो। आखिर यहाँ का स्टाफ गुर्दों से बददिल क्यों है? उसकी सख्त गिरी की बिना पर, खसूसन वो मर्दों का जरा बराबर भी एहतराम नहीं करती। वो इस हद तक चली जाती है कि लोगों को सजाए मौत तक दे बैठती है। नहीं, दाम चूम कर बोला, यकीन कीजिए, यही इस इमारत में इसने एक फील्ड वर्कर टोनी को सजाए मौत दी थी, इसे इसके हुक्म से गोली मार दी गई थी। हेडक्वार्टर से ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। टोनी का क्या किस्सा था? निकोलस के जानवर बनाए जाने पर तशवीश का आजार कर रहा था। कौन निकोलस? रेड रेडियो ऑपरेटर था, इसे गोर्दो ने जानवर बना दिया, वो भी जंगल में फिकवा दिया गया था। स्टाफ का एक आदमी जेरी भी गायब है। गुर्दो के बयान के मुताबिक जेस्पर नामी एक फील्ड वर्कर जानवरों के हाथों मारा गया था। खुदा ही जाने इसमें कितनी सदाकत है। तब तो हेडक्वार्टर को इसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। शुक्रिया लोलिता, लेकिन गुर्दो की दस्तरबाज से आप ही बचाएंगे मोसियो। मैं नहीं समझा, वो हमारी गुफ्तगू सुन रही होगी। टोनी की मौत के बाद इसे हमारा शुबा यकीन में तब्दील हो गया है, वो हर जगह हमारी गुफ्तगू सुन सकती है। हम फ्रांसीसी में गुफ्तगू कर रहे हैं, वो एक पुरस्कार औरत है, हो सकता है फ्रांसीसी जानती हो। खैर, इस वक्त वो सो रही है। दूसरी बात, सरीना इसकी हम रामराज है, और यहाँ वो अच्छी नज़रों से नहीं देखी जाती। वो लड़की जो लिफ्ट के करीब बैठी मेरी मुंतजर थी, मैंने उसे लिफ्ट के करीब देखा था, वो मेरी ही मुंतजर थी। गोरदो शायद आपके इस्तकबाल के लिए गई थी। हाँ, इसने मुझे पहाड़ की चोटी पर खुशामदीद कही थी। कुछ भी हो मोसियो, हमें गोरदो की मतहती कबूल नहीं। तुम फिक्र मत करो, इसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। हम कतई गैर महफूज हैं। 10 फील्ड वर्कर्स को जानवरों ने पकड़ लिया है, मैं इस मामले को भी देखूंगा। लोलिता फिर कुछ नहीं बोली। डंप ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद पूछा, लाने वाला हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड करता है? क्या वह आप जगह आप देखना चाहते हैं? हाँ, डंप उठता हुआ बोला।